क्या आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने आखिरी चरण में है? जल्द ही इसका अंत होने वाला है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होगा। Is the US sidelining Ukraine, Mr. Secretary? Прямо сейчас мы видим. What concessions will there be asked of Russia, Mr. Secretary? The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be US troops deployed to Ukraine. अमेरिका और यूरोप की रणनीति बुरी तरह फेल हो चुकी है और अब रूस बड़ा फैसला लेने वाला है। क्या वो पश्चिमी कंपनियों को अपने देश में लौटने देगा या हमेशा के लिए बाहर कर देगा? इतना ही नहीं, चीन और रूस अब मिलकर अमेरिका और यूरोप की बादशाहत को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक नए आर्थिक युग की शुरुआत है, जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह नया ट्रेड वॉर सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर डालेगा। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उनका मानना था कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। रूस ने पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना छोड़ दिया और चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध और मजबूत कर लिए। नतीजा, रूस की अर्थव्यवस्था गिरने के बजाय और तेजी से बढ़ने लगी। 2024 में रूस और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड 237 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका को चीन के साथ 295 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। यानी अमेरिका का पैसा चीन जा रहा है, लेकिन चीन अपने संबंध रूस से मजबूत कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झकारोवा ने हाल ही में कहा, बिना शनेल और डियोर के भी आसानी से रह सकते हैं, लेकिन बिना आर्थिक संप्रभुता के नहीं। इसका मतलब साफ है कि अब रूस विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पश्चिमी कंपनियां वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें रूस के बनाए नए नियमों का पालन करना होगा। अब रूस अपनी घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दे रहा है और अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रहा है। व्यापार अब रूबल और युआन में हो रहा है। जो कंपनियां 2022 में रूस छोड़कर चली गई थीं, उन्हें अब पहले से ज्यादा सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद एक बिजनेसमैन भी हैं, उन्होंने हाल ही में माना कि अमेरिका को रूस के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने चाहिए। तो क्या यह संकेत है कि अमेरिका अपनी नीति बदलने वाला है? क्या पश्चिमी कंपनियां रूस के नए नियमों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगी? लेकिन असली सवाल यह है, क्या रूस अब अमेरिका को फिर से मौका देगा? रूस ने पिछले 3 सालों में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अब उसे अमेरिका की जरूरत नहीं रही। रूसी कंपनियों ने अपनी नई मार्केट बना ली है और चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब पश्चिमी देशों की वापसी रूस के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। रूस और चीन के बीच बढ़ता व्यापार सिर्फ इन दोनों देशों को फायदा नहीं पहुंचा रहा, बल्कि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर भी दबाव बना रहा है। रूस अब चीन को सस्ती ऊर्जा यानी तेल और गैस सप्लाई कर रहा है, जिससे चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट और सस्ते हो रहे हैं और इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इसके अलावा रूसी और चीनी कंपनियां अब डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रही हैं, जिससे अमेरिकी मुद्रा यानी डॉलर को बड़ा झटका लग रहा है। रूस ने अपने रक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी इतना मजबूत कर लिया है कि अब उसे पश्चिमी कंपनियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब रूस अपनी आर्थिक संप्रभुता को और आगे बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर उसकी निर्भरता लगातार खत्म होती जा रही है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तो अमेरिका और यूरोप को लगा था कि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। न सिर्फ रूस ने इन प्रतिबंधों को झेला, बल्कि खुद को और भी ताकतवर बना लिया। अब हालात ऐसे हैं कि रूस को पश्चिमी देशों की जरूरत ही नहीं रही। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका और यूरोप का पूरा गेम खत्म होने वाला है,
रूस ने पश्चिमी कंपनियों को नजरअंदाज कर अपनी इंडस्ट्री को मजबूत किया और चीन, भारत, ब्राजील जैसे उभरते हुए देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते गहरा लिए। हाल ही में गैस की कीमतें बढ़ने से यूरोप के ऊर्जा व्यापारियों और सरकारों को पुराने संकटों की याद आ गई है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो यूरोप को ऊर्जा बाजार में बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। यूरोप ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेल और गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो गई। इससे महंगाई और भी बढ़ गई और लोगों को ब्लैकआउट की चिंता होने लगी। इसका असर केवल उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोपीय उपभोक्ताओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जैसे जैसे ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इससे यूरोपीय लोगों की जीवन शैली पर नकारात्मक असर पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। वर्तमान में यूरोप के पास कोई सस्ता और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत नहीं है जो उसे इस संकट से उबार सके। फ्रांस की उद्योगों की स्थिति इन दिनों काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है, खासकर बढ़ती ऊर्जा कीमतों और आर्थिक मंदी के कारण। फ्रांस, जो यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कई प्रकार की उद्योगों में शामिल है, जैसे कि वाहन निर्माण, एयरक्राफ्ट निर्माण, रसायन उद्योग और बिजली उत्पादन। लेकिन पिछले कुछ समय से फ्रांस के उद्योगों को ऊर्जा संकट और महंगी ऊर्जा आपूर्ति की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा है जो भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट और रसायन उद्योग। इन उद्योगों में उत्पादन कम होने से बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ गया है और कई श्रमिकों को काम से हाथ धोना पड़ा है। अमेरिका अब यह समझने लगा है कि सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाने से रूस पर असर नहीं पड़ रहा। असली ताकत वैश्विक सप्लाई चेन को नियंत्रित करने में है। उदाहरण के लिए G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में रूस इससे ज्यादा कीमत पर अपना तेल बेचने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस ओपेक के साथ मिलकर तेल की सप्लाई को नियंत्रित करता है और ब्रिक्स देशों को बेचता है। नतीजा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए और इनका कोई खास असर नहीं दिखा। अमेरिका को अब एहसास हो गया है कि अगर सप्लाई चेन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं। ब्रिक्स देशों के पास अब इस पर ज्यादा नियंत्रण है, जिससे पश्चिमी देशों की रणनीति कमजोर पड़ गई है। हालांकि यूरोपीय संघ अभी भी इसे समझने में पीछे है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सच्चाई को पहचान चुके हैं। यही वजह है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की चर्चा तेज हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, रूस की जब्त की गई संपत्तियां। रूस के केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि वे प्रतिबंध हटाने की बातचीत का हिस्सा नहीं है और न ही रूस की जमा संपत्तियों को लौटाने पर कोई चर्चा हुई है। रूस के करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से 200 अरब यूरोपीय बैंकों में फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूरोप को रूस की संपत्ति लौटाने के लिए मजबूर कर सकता है? यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।